गुड मॉर्निंग क्लास। सो कल हमने जो टॉपिक छोड़ा था मोशन अंडर द ग्रेविटी, आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली आज हम क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि a body is projected with velocity 20 meter per second from the top of our tower of height 50 meter. Find, पहला पार्ट है the time taken to reach the ground. ग्राउंड तक पहुंचने में इस बॉडी को टाइम कितना लगेगा, और दूसरा स्पीड with which it hits the ground. तो आपको दो चीजें बतानी है कि अगर एक बॉल को हम 50 मीटर की हाइट से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो आपको बताना है कि कितना टाइम उसको लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, पहली बात। और दूसरी बात कि कितनी स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगी। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन पे गौर करें इसके जरा। ये हमारे पास बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 50 मीटर। इसके टॉप से हमने बॉडी को थ्रो करा है विद 20 मीटर पर सेकेंड। अब एज पर द कन्वेंशन ये बॉडी पहले ऊपर जाएगी और फिर जाके ये नीचे ग्राउंड पे हिट करेगी। ठीक है जी। क्योंकि हमको टोटल टाइम निकालना है कि ग्राउंड तक पहुंचने में से टोटल टाइम कितना लगना है, तो बच्चा करने को ये भी कर सकता है कि पहले टॉप तक का टाइम और फिर टॉप से बॉटम तक का टाइम, इन दोनों टाइम को अलग अलग निकाल के आपस में ऐड कर दे, है ना। लेकिन देखो अब हम ऐसा चलेंगे तो इसमें लगेगा समय ज्यादा लगेगा तो हमारे लिए मुसीबत है। सो हम क्या करेंगे, इसको एक ही स्टेप में सॉल्व करेंगे, टेकिंग द डायरेक्शंस। कैसे? इसमें आप किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। मैंने क्या करा, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन डाउनवर्ड मान ली। सो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड थी ऊपर की तरफ, यानी कि मैं इसको नेगेटिव ट्रीट करूंगा -20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले रखा है, तो a = +g यानी कि +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस को कितना कवर करना है। सो हाइट इज +50 मीटर। हम टॉप से हाइट मान रहे हैं, तो ये हाइट हो गई आपका, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया टोटल वो 50 मीटर के करीब हो गया। अब इसके बाद इक्वेशन लगाएंगे हम अपनी, हमें निकालना है यहां से टाइम। तो ये हो जाएगा आपका s = ut + ½ at²। इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारा बन गया क्या, 50 इक्वल्स टू ut यानी कितना, -20t + ½ 10t²। तो 50 = -20t + 5t²। थोड़ा ढंग से लिखना इसको, 5t² - 20t -50 = 0। कैसे डिवाइड करा, तो t² - 4t - 10 = 0। ये बन गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। सो t = -b ±√d यानी b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2। सो 4 +- 16 +
प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 प्लस माइनस ये हो गया आपका अंडर रूट 56। 56 का अंडर रूट लेते हैं तो 2 इंटू 28, 2 इंटू 14, 2 इंटू 7, सो दैट बिकम्स 2 रूट 14 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 40, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 40। अब इसमें माइनस वाला साइन तो हम ले नहीं सकते, कारण क्यों? क्योंकि अगर हम ये माइनस साइन बीच में ले लेते हैं टाइम हमारा हो जाएगा नेगेटिव। सो टाइम हम लेंगे यहाँ पे, टाइम को हम कंसीडर करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 14 सेकेंड्स। ये हो गया टोटल टाइम जो इस बॉडी को नीचे गिरने में लगेगा। ठीक है जी, चलिए पहले तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम स्पीड पे आते हैं कि कितनी स्पीड से बॉडी ग्राउंड पे गिरेगी। हाँ जी, हो गया। इस अंडर रूट 14 को अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहें तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं। 3.7 के आसपास आएगा लगभग ये आंसर। तो वहां पे आपके पास जो ऑप्शन गिवन हो उसे मैच कर सकते हैं। प्रॉपर्ली सॉल्व करना चाहें तो अंडर रूट 14 की वैल्यू डाल दीजिए। तो 2 प्लस 3.7, तो ये करीब आपका 5.7 सेकंड बन जाएगा। इतना टाइम लगेगा बॉडी को नीचे गिरने। अच्छा, अब रही बात स्पीड की, तो फॉर्मूला में ये लगाएंगे अपना v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as हो जाएगा हमारा। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी? दैट इज द -20, पर स्क्वायर होगा माइनस का तो प्लस में हो जाएगा। 2 × 10, डिस्टेंस हमारा 50। इसको सॉल्व करते हैं। सो 400 प्लस 20, ये हो गया 1000। सो v स्क्वायर इक्वल टू that is 1400 and v equal to under root of 1400, so it is 10 root 14, root 14 की वैल्यू हमने निकाली थी ऊपर करीब 5.7, so it is 57 मीटर पर सेकंड। लगभग इस स्पीड से बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी। तो चाहे तो आप इसको दो पार्ट में सॉल्व कर सकते थे। आप इसमें टॉप के लिए अलग कैलकुलेशन और बॉटम में आने के लिए अलग कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं ऐसा करने पे हमेशा टाइम ज़्यादा लगेगा और हमें हमेशा टाइम को बचाना है अगर हमें कंपटीशन क्रैक करना है। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा a balloon is rising up with 5 meter per second. A stone is dropped from balloon when it is at a height of when it is at the height of
100 मीटर. Find the time taken by stone to reach ground. So आपको बताना है कि जो स्टोन है इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा. ठीक है जी, ध्यान देंगे जरा. So क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बलून ऊपर राइज कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से. जब ये बलून 100 मीटर की हाइट पे था तो हमने इस बलून से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया. ड्रॉप करने का मतलब था कि हमने उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है. हमारे हाथ में बस स्टोन था, हमने उसे छोड़ दिया. सो हम बलून में थे, हमारे हाथ में स्टोन था, हमने स्टोन को सिर्फ ड्रॉप कर दिया, हमने स्टोन को सिर्फ छोड़ दिया और उसे नीचे गिरने दिया. सो नाउ वी हैव टू फाइंड कि कितना टाइम लगेगा उस स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में. अब जैसा कि इस क्वेश्चन में मेंशन है कि हम स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, तो आधी से ज्यादा जनता तो ये सोचेगी कि हमें इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेना है. लेकिन अगर हम यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करें, अगर हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करें, ग्राउंड के रेफरेंस को, तो जिस समय स्टोन को रिलीज किया गया बलून से, उस समय स्टोन 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा. ठीक है, अगर मैं ग्राउंड के रेफरेंस से कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं देखूंगा कि जो स्टोन था, जिस समय उसे बलून से रिलीज किया गया, तो वो स्टोन 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था. यानी कि स्टोन स्टेशनरी रिगार्ड नहीं होगा, रेस्ट पे रिगार्ड नहीं होगा, पर आपको स्टोन की स्पीड लेनी है 5 मीटर पर सेकंड. नाउ इट्स टाइम टू टेक सम डायरेक्शंस. अगेन मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करके चलूंगा. तो स्टोन की वेलोसिटी इनिशियली ऊपर की तरफ थी, इट इज टेकन टू बी -5 मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, सो a इक्वल टू +g यानी कि +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस भी डाउनवर्ड ही जा रहा है, सो द डिस्प्लेसमेंट या हाइट इज +100 मीटर. इक्वेशन लगाएंगे हम अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये हो गया +100 माइनस का 5t प्लस हाफ 10t स्क्वायर. सो 100 माइनस 5t प्लस 5t स्क्वायर. इसको उधर ले आएंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, t स्क्वायर माइनस t माइनस 20 इक्वल टू 0. ठीक है जी, चलो अब तुम्हारा टास्क है, जरा से कैलकुलेट करो और बताओ मेरे को टाइम कितना आ रहा. 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास इसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है जी, फटाफट सॉल्व कीजिए इसको. चलो भाई जल्दी करो, क्या कर रहे हो, फटाफट चलाओ. हाँ भाई, निकला किसी का आंसर? दो आंसर आएंगे तुम्हारे पास. एक आया होगा टाइम इक्वल टू -4 सेकेंड्स और दूसरा आया होगा टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड्स. अब किसी भी हालत में टाइम माइनस में नहीं हो सकता, तो इसलिए हम टाइम को 5 सेकेंड रिगार्ड करेंगे. तो 5 सेकेंड इस पत्थर को लगेगा, 5 सेकेंड स्टोन को लगेंगे नीचे गिरने में.
ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। देखिए, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड with certain speed, a ball is thrown upward with certain speed, it passes through the same point, it passes through the same point at 3 seconds and 7 seconds from the start, it passes through the same point at 3 seconds and 7 seconds from start. Find the maximum height attained by the ball. Find the maximum height attained by the ball. हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है? क्या था उसमें? एक बॉल को हमने ग्राउंड से फेंका, अब ग्राउंड से फेंका है तो ये बॉल पहले ऊपर जाएगी और फिर इसके बाद ये नीचे गिरेगी। तो उसने कहा कि सेम पॉइंट से, सेम पॉइंट पे वो 3 सेकंड पे भी है और सेम पॉइंट पे वो 7 सेकंड पे भी है। जैसे मान लीजिए कि ये हाइट है, ये पर्टिकुलर कोई हाइट है, तो यहां इस हाइट को वो 3 सेकंड पे भी क्रॉस कर रही है और इसी हाइट को वो 7 सेकंड पे भी क्रॉस कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? 3 सेकंड तो तब होगा जब वो ऊपर जा रही होगी और 7 सेकंड तब होगा जब वो नीचे गिर रही होगी। ठीक है जी, सो हमको बताना है कि इसने मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करी होगी, मतलब हमको ये टोटल मैक्सिमम हाइट बतानी कितनी है। अच्छा, दो चीजें हमको यहाँ से फाइंड करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात क्या कि मैक्सिमम हाइट पे वो कितने टाइम पे होगा। देखो 3 सेकंड इसे इतना डिस्टेंस कवर करने में लगा तो फर्दर 3 सेकंड लगेंगे यहाँ 7 से नीचे तक आने में। सो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा इसका वो रहेगा 10 सेकंड। समझे कैसे? अरे 3 सेकंड तो इस पहली हाइट पे पहली बार आने में था, फिर जब नीचे गिरा तो 7 सेकंड पे यहाँ पहुंचा, तो अगले 3 सेकंड में वो नीचे ग्राउंड पे और गिर जाएगा। इतना डिस्टेंस कवर करने में 3 सेकंड लगेंगे, तो डाउनवर्ड भी आते हुए 3 सेकंड ही लगेंगे। कल हमने पढ़ा था कि एयर रेजिस्टेंस ना हो तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। सो 3 सेकंड प्लस 7 सेकंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड की हो गई। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट थी ऊपर जाना प्लस नीचे आने में। सो टॉप तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो लगेंगे इसको कुल 5 सेकंड्स। टॉप तक पहुंचने में जो टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 5 सेकंड। अच्छा जी, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे एक चीज नहीं है, यहाँ पे हमारे पास अभी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं, v = u + at। ऊपर की डायरेक्शन को मैंने फिलहाल पॉजिटिव मान लिया है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारी होती है u, एक्सेलरेशन यहाँ पे -g यानी -10 के बराबर, एंड टाइम टेकन कितना 5 सेकंड। तो इनिशियल स्पीड आपके पास आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकंड। अब यहां से चेक कर लीजिए कितने डिस्टेंस तक ये जा सकता है। v² = u² प्लस का 2s। हाईएस्ट पॉइंट पे अगेन स्पीड 0, लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड थी 50, एक्सेलरेशन -g -10 हो गया, और डिस्टेंस यानी कि हाइट हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 20h = 2500। सो h इक्वल टू हो जाएगा आपका 125 मीटर। ठीक है जी, चलिए नोट करेंगे इसको। जल्दी नोट कीजिए बेटा, और भी क्वेश्चंस करने हैं।
हो गया जी। चलिए क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, अ स्टोन falls freely from rest from a height h. A stone falls freely from rest from a height h and it travels a distance 9h by 25. And it travels a distance of 9h by 25 in last second. Find the value of h. Find the value of h. क्वेश्चन का ये एक स्टोन को हमने ड्रॉप किया है किसी h हाइट से और हमने पाया कि अपने फॉलिंग के दौरान आखिरी 1 सेकंड में इसने 9h by 25 डिस्टेंस कवर किया है। यानी कि अगर इसको गिरने में पूरे n सेकंड्स लगते हैं, अगर पूरे गिरने में n सेकंड लगते हैं तो n-1 से लेकर के n तक इसने टोटल 9h by 25 डिस्टेंस कवर किया। n-1 से लेकर n तक टोटल इसने 9h by 25 डिस्टेंस कवर किया। हमको बताना है कि ये h कितना है। ठीक है जी, हमको ये बताना है कि ये h कितना होगा। ठीक है जी, अब कैसे करेंगे ध्यान देंगे जरा। तो सबसे पहले तो SNF का फॉर्मूला लगाइए। SNF का फॉर्मूला होता है u plus a by 2 ब्रैकेट 2n minus 1। क्योंकि इसको गिरने में पूरे n सेकंड्स लगे हैं, सो ये nth सेकंड, इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा। लास्ट सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 9h by 25। ठीक है, ये हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। एक्सेलरेशन फिलहाल के लिए काम करना है, चलो g मान लेते हैं, अभी कुछ नहीं पुट करना मैं इसको, 2n minus 1। ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 18h by 25 इक्वल टू g 2n minus 1। चलो भी काम करो, उसको ऐसे रहने दो, देखते हैं इससे क्या निकल सकता है। इसको ऐसे छोड़ देते हैं फिलहाल। अब एक चीज और है, पूरे n सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? पूरे n सेकंड में उसने h डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो अगेन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए जरा। तो h इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये g by 2 into n स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम करें यहाँ से, क्योंकि तो हमें h निकालने में ज्यादा इंटरेस्ट है ना, तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2h upon g हो जाएगा। ठीक है, बराबर तो नहीं कर रहा मैं बस, और n हो जाएगा आपका अंडर रूट 2h upon g हो जाएगा। इस n को यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखें इनसे क्या रिजल्ट बनता है। सो इसको यहाँ यूज कर दीजिए, सो 18h by 25 इक्वल्स टू g 2 n की जगह हो गया अंडर रूट 2h upon g माइनस 1। ठीक है जी, सही है, कुछ चेंजेस की जरूरत है। g की वैल्यू चलो हम रख लेंगे थोड़ी देर में। या लो एक काम करो और आसान करते हैं इसको, क्योंकि ऐसे ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें काम करो, यहाँ पे तुम h की वैल्यू निकालो और h की वैल्यू में यहाँ पुट कर देंगे। सो h हो गया मेरा gn स्क्वायर बाय 2
अब इस h को यहाँ पुट कर दो, सो 18/25 h की जगह हो जाएगा मेरा gn² 2 इक्वल टू g 2n-1। लो जी, g से g कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 9 कैंसिल हुआ, सो दैट इज 9n²/25 इक्वल टू 2n-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9n² इक्वल टू 50n माइनस का 25, क्वाड्रेटिक बनी 9n² - 50n प्लस का 25 इक्वल टू 0। चलिए अब जस्ट क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें और मेरे को बताओ n कितना आ रहा है, टोटल टाइम n कितना आ रहा है। सॉल्व कीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हो जाएगा, मैं करूं? चलो तुम अपना करो, मैं अपना करता हूं, उसको देखते हैं कितना आता है। तो यहां से n आएगा तुम्हारा n इक्वल टू 5 सेकेंड, या फिर n इक्वल टू आएगा तुम्हारा 10/18 9/5/9, या फिर n आएगा 5/9 सेकेंड्स। अब देखो ध्यान से, इसमें कौन सा आंसर ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखो टाइम दोनों ही पॉजिटिव है, सीधे सीधे मैं इनमें से किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज भी जाना। उसने बोला था लास्ट 1 सेकेंड, अगर मैं 5/9 लेता हूं, तो ये टाइम ऑलरेडी 1 सेकेंड से कम है। अगर मैं टाइम को 5/9 लेता हूं तो ये टाइम ऑलरेडी 1 सेकेंड से कम है। तो यहां पे इस लाइन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि इन द लास्ट 1 सेकेंड। टाइम यहां पे नेगेटिव नहीं हो सकता, कहीं भी n-1 नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं n को 5/9 नहीं लूंगा, n को मैं कितना लूंगा, n को मैं यहाँ पे 5 सेकंड लेके चलूंगा। सो अगर हम n को 5 सेकंड लेते हैं, अब आप किसी भी इक्वेशन पुट कर लीजिए, हाइट और n को लेके दो इक्वेशंस थी, आप किसी इक्वेशन पुट कर लीजिए। मैं इसी इक्वेशन को ले लेता हूं, 18h/25 इनटू g, n को ले लिया मैंने 5 सेकंड -1, ठीक है। सो 18h/25 ये हो जाएगा आपका g हो जाएगा 10 मान लो, और 10 - 1 हो गया आपका 9, सो 9 से गया ये 2 टाइम्स और 2 से गया ये 5 टाइम्स, सो h becomes 125 मीटर। इसकी आंसर समझ गए ना। मैंने 5/9 सेकंड को क्यों नहीं रिगार्ड करा, क्योंकि अगर मैं 5/9 सेकंड ले लेता तो इसमें जो लास्ट 1 सेकंड वाली जो कंडीशन क्वेश्चन उसने कह रखी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, है ना। उसमें फिर वो n-1 था ना, वो 1 सेकंड से भी छोटा, सॉरी 0 से भी छोटा हो रहा था। तो 0 से छोटा नेगेटिव में टाइम तो हो नहीं सकता था, इसलिए मुझे n को 5 सेकंड लेना पड़ा। चलिए नोट करेंगे इसको। हाँ जी, हो गया।
भाई क्या कर रहे हैं यार। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं जरा। अब इसमें हम थोड़ा सा जरा रेजिस्टिव फोर्सेस की बात कर लेंगे थोड़ी सी जरा। देखिए, a particle is thrown upward from the ground. A particle is thrown upward from ground and it experiences a constant resistive force. And it experiences a constant resistive force which produces a retardation of 2 meter per second square. Which produces a retardation of 2 meter per second square. Calculate the ratio of time of ascent and time of descent. Calculate the ratio of time of ascent and time of descent. आपको टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इन दोनों के रेशियो को बताना है कितना हो। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार हम डायग्राम पे गौर करेंगे तो हमने बॉडी को भी ऊपर थ्रो करा, ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी और फिर वहां से वापस नीचे गिरेगी। अच्छा, पहले हम एयर रेजिस्टेंस को रिगार्ड नहीं कर रहे थे, सो पहले हमारे टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर हुआ करते थे। बट अब की बात उसने कहा कि एयर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिव फोर्स है जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी। सो हमें टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो निकालना है। अच्छा मेरी बात सुने, चाहे बॉल ऊपर जाए या बॉडी नीचे गिरे, इसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो हमेशा रहेगा डाउनवर्ड, लेकिन जो एयर रेजिस्टेंस के कारण रेजिस्टिव फोर्स लग रही है इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगी। कैसे समझो, जब तुमने इस बॉल को ऊपर फेंका है तो वो जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन हो रहा है ना, तब वो नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और जब ये बॉडी नीचे गिर रही होगी तब वो रिटार्डेशन ऊपर की तरफ लगेगा। समझ रहे हो, एयर रेजिस्टेंस का एक जो रिटार्डेशन है, एयर रेजिस्टेंस के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, मैं कह रहा हूं उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगी। हालांकि एक चीज है कि वो मोशन के अपोजिट होगी, बट क्योंकि पहले बॉडी अपवर्ड जा रही है तो यहां पे ये रिटार्डेशन डाउनवर्ड लगेगा, और सेकंड फेज में जब बॉडी नीचे गिर रही है, डाउनवर्ड मोशन है, सो ये रिटार्डेशन अपवर्ड लगेगा। सो इन दोनों केस में जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा वो जाएगा अलग अलग। पहले केस में जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा दैट बिकम्स g प्लस a, बिकॉज g और a दोनों सेम डायरेक्शन है। जबकि सेकंड केस में इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा g माइनस a, क्योंकि g और a दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ अगर हम टाइम की वैल्यू को देखें कि कितना टाइम लगता है बॉडी को गिरने में, सो h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, अगर बॉडी टॉप से नीचे गिर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर 0 होगी। हम हाइट का फॉर्मूला डायरेक्टली हाफ at स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां से जो टाइम टेकन लगता है गिरने में या ऊपर जाने में दैट इज √2h/g। सो हमें निकालना है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो। तो ये हो जाएगा 2h अपॉन ऊपर चढ़ते हुए एक्सेलरेशन था a1 और नीचे उतरते हुए एक्सेलरेशन है a2। हाइट दोनों में सेम है, वो कैंसिल हो जाएगी। सो ये बन जाएगा आपका √a2/a1 और a2 की वैल्यू
A2 की वैल्यू G माइनस A, A1 की वैल्यू G प्लस A। अगर आपको ये भी ऑप्शन गिवन है तो ठीक है, इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये ऑप्शन नंबर में गिवन है, क्योंकि हमें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे G की वैल्यू रखेंगे। सो G इक्वल टू 10 माइनस 2 पर हो गया, 10 प्लस 2 नीचे हो गया, 8/12 हो गया, अंडर रूट 2/3। दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। नोट करेंगे फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी, हो गया, ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड थे। तो ऐसे क्वेश्चन का आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे हमारे नए टॉपिक पे। एक्सेस के बाद आइए एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, मोशन इन अ प्लेन। ये नया चैप्टर हमारा मोशन इन अ प्लेन। चलिए ध्यान देंगे, प्लेन में कहिए या 2 डायमेंशन में कहिए एक ही बात होती है। सो बेसिकली इसमें हमें दो चीजों को ज्यादा पढ़ना है। पहला होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा होता है हमारा सर्कुलर मोशन। तो स्टार्ट आज हम करेंगे सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन से। सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से। नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होगा? प्रोजेक्टाइल का मतलब जैसे है कि आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लाइक मेरे पास कोई बॉडी है और मैंने क्या करा, उसे किसी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। मेरे पास कोई बॉडी है, मैंने उसे किसी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। उसमें अब किसी प्रकार का कोई फ्यूल नहीं है, कोई इंजन नहीं है, तो वो किस बिहाफ पे चल रहा है? जो इनिशियल मोमेंटम मैंने उसको दिया था वो उसी के बिहाफ पे, उसी की मदद से चल रहा है। सो इस तरह का मोशन कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां पे आपका रोल सिर्फ ये है कि आप उसे बस एक इनिशियल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, इनिशियल मोमेंटम प्रोवाइड करेंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द मोशन इज डिटरमाइंड बाय द ग्रेविटी। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो तरह के मोशन हम लोग पढ़ते हैं जनरली। एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जबकि सेकंड होता है हमारा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, सॉरी वर्टिकल एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। सो पहला है हमारा हॉरिजॉन्टल और दूसरा है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। नाम से क्लियर है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बॉडी को किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकेंगे, लेकिन ग्रेविटी इसको सीधा सीधा आगे नहीं जाने देगी।
पर पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए ये बॉडी आगे गिर जाएगी। सो पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए ये बॉडी किसी डिस्टेंस पे आगे आके गिर जाएगी। इस तरह का मोशन ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जो प्रोजेक्शन करते हैं वो ग्राउंड से करते हैं किसी एंगल पे, और ये बॉडी सीधे सीधे एक डायरेक्शन में जाने के अगेन पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाए। तो अब की बार में जो पाथ होगा वो पैराबोलिक ही होगा। और ध्यान रखेंगे कि इस पूरे कंसीडरेशन में हम पाथ को पैराबोलिक इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि हम यहां पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर यहां पे एयर रेजिस्टेंस होता तो कहानी में थोड़ा सा फर्क पड़ता, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आता। ठीक है जी। तो पहले हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेट करते हैं। एक साथ लेके चलता हूं इनको साइड बाय साइड, तो अपने को भी थोड़ा पढ़ने में आसानी रहेगी, ज्यादा बेटर रहेगा। पहली चीज, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होती है u, जबकि y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। समझना में बहुत मुश्किल नहीं है, देखो कैसे। हमने बॉडी को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो इनिशियली हमने जितनी भी वेलोसिटी दी है वो सिर्फ x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल में दी है। वर्टिकल में हमने कोई वेलोसिटी, कोई मोमेंटम बॉडी को प्रोवाइड नहीं कराया है। लेकिन अगर एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन को ध्यान से देखो तो यहां पे हमने बॉडी को ना तो पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल में थ्रो करा है और ना ही पूरा पूरा वर्टिकल में थ्रो करा है। हमने बल्कि क्या करा है, उसे x और y एक्सिस के बीच में कहीं फेंका है किसी एंगल पे। सो जिसके कारण ये वेलोसिटी जो u है इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक x एक्सिस के अलोंग हो जाएगा व्हिच इज u cos थीटा, और एक y एक्सिस के अलोंग हो जाएगा व्हिच इज u sin थीटा। तो यही पॉइंट अगर मैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में लिखता हूं, सो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में x एक्सिस में वेलोसिटी होती है u cos थीटा और y एक्सिस वेलोसिटी होती है u sin थीटा। अच्छा, दूसरी बात, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे एंगुलर हो, दोनों में ही x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सीलरेशन नहीं है ना। और यहां मैं इस बात को लेके चल रहा हूं कि किसी प्रकार का यहाँ कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है ना। ये मेरे को मानना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है कि मुझे लेना पड़ेगा कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। क्यों? अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो फिर ये AX जो होंगे वो जीरो नहीं होंगे। और दोनों ही केसेस में जो AY है that is equals to minus G, that is equal to minus G। माइनस बेसिकली डायरेक्शन शो करने के लिए, ये ऊपर की डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव रिगार्ड करके चल रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आप माइनस जी ले रहे हैं। तीसरा पॉइंट समझेंगे, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट, मोशन के दौरान किसी भी पॉइंट पे जो Vx होगा, Vx मतलब किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये बराबर होगा ux के। और क्यों होगा ux के बराबर? क्योंकि x एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है, x एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है। तो x एक्सिस में मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि along x axis the motion is uniform, along x axis the motion is uniform। So at x axis, along x axis, Vx equal to Ux equal to U। जबकि जो Vy होगा किसी भी पॉइंट पे, जो Vy होगा वो इक्वल होगा माइनस GT के। अगेन कंफ्यूज नहीं होंगे, माइनस साइन सिर्फ मैं किस लिए ले रहा हूं, नेगेटिव साइन में सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए ले रहा हूं और कुछ नहीं। तो क्योंकि यहां पे y एक्सिस में वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी,
तो y एक्सिस में जो मोशन होगा दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। y एक्सिस में जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा समझना है मैंने क्या बोला है। मैंने कहा x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जहां एक्सेलरेशन नहीं होता, जहां एक्सेलरेशन नहीं होता वहां वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती। अब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि मोशन कैसा होगा, मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो x एक्सिस में मोशन हमेशा यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद यही पॉइंट अगर हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल में लेते हैं एट एनी पॉइंट, तो क्योंकि यहां भी देखो x एक्सिस पे एक्सेलरेशन 0 है, मोशन यूनिफॉर्म है, तो vx बराबर ux बराबर u cos थीटा हो जाएगा। दूसरी बात y एक्सिस में एक्सेलरेशन है -g है, तो y एक्सिस में जो वेलोसिटी होगी दैट बिकम्स u sin थीटा माइनस gt एट एनी। सेम ये दोनों पॉइंट यहां भी वैलिड है कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल में भी x एक्सिस का मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा और y एक्सिस का मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और अगर बात करेंगे नेट स्पीड की या नेट वेलोसिटी की, तो नेट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। पर अगर हम यही फॉर्मूला यहां लेते एंगुलर प्रोजेक्टाइल में, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये vx और vy के स्क्वायर्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं इसका पूरा फॉर्मूला लिख तो देता हूं, लेकिन बजाय पूरा फॉर्मूला याद करने के इसको ज्यादा बेटर है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट करके ही याद रखें। ठीक है जी, पूरा फॉर्मूला हो जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt sin थीटा। ठीक है जी, तो बजाय इतना लंबा फॉर्मूला याद रखने के vx vy की जो वैल्यू आप न्यूमेरिकल के हिसाब से निकालें उसी को स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लीजिए, ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, कंपैरिजन अभी बाकी है। ठीक है जी, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें बताना है, मैक्सिमम हाइट्स, हॉरिजॉन्टल रेंज, काफी कुछ बातें करनी है, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है तो फिलहाल मैं इसको भी यहीं रोकूंगा। नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम इस पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही।